हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2010। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2010 में कक्षा 6वीं का जो पेपर हुआ था, इसके मैथ्स के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। मैथ्स मतलब कि आपके जो गणित के प्रश्न हैं, इनका फुल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, इससे पहले यदि आप लोगों को 2005 से लेकर, कहां से बात की जाए, 2005 से लेकर 2021 तक यदि सभी पुराने पेपरों के मैथ्स के क्वेश्चन, गणित के क्वेश्चन प्लस मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आपको चाहिए, जो आपकी मानसिक शक्ति से संबंधित प्रश्न हैं, इनके फुल सॉल्यूशन देखना है, इन पेपर्स का फुल सॉल्यूशन देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से फुल सॉल्व्ड पेपर देख सकते हैं, जिससे कि आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी बच्चों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को नजर आने लगा होगा और इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करेंगे। मुझसे पहले इसका आंसर करने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, 16,0813 को कैसे लिखा जाता है, आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को और बड़ा कर देता हूं मैं, अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में बच्चों, 16,0813 को नंबर्स में कैसा लिखा जाता है, यहां आपसे इस तरह पूछा गया है। तो देखिए 16,0813, 16 लाख मतलब कि कितने अंकों की बात की जा रही है। यहां पर आप देखेंगे तो 1 लाख में होते हैं 6 अंक और 16 लाख में होना चाहिए 7 अंक। तो 7 अंक वाली संख्या आप देखेंगे, इनमें से ऑप्शन नंबर 3 नजर आ रही है बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इंग्लिश वाले 1 से 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो देखिए 16 लाख 16 लाख यहां तक हो गया हमारा। फिर 813, 813, 813। तो 16,0813 को इस तरीके से लिखा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आप लोगों को जल्दी से कर बताना है। मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे बच्चों, फिर आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ ही सेकंड में आपको बिल्कुल साफ नजर आने लगेगी। मैं देखिए प्रश्न में पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में, एक कार पार्क में, मतलब जहां पर कार खड़ी होती है, इस तरीके से कार पार्किंग बनी हुई है, इसमें कार खड़ी होती है। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 14। पंक्तियों को हम रो भी कहते हैं कि ठीक है रो। तो कितनी पंक्तियां हैं? 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़े होती हैं। देखिए कितनी पंक्तियां हैं? 14 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कार खड़ी हो सकती है, आपसे यहां पूछा गया है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। मान लीजिए कि इस तरीके से यह पंक्तियां बनी हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 पंक्ति, 4, 5, 6, इस तरीके से। और हर पंक्ति में कितनी कार खड़ी हो सकती है? 420। हर पंक्ति में कितनी कार खड़ी हो सकती है? 420 कार खड़ी हो सकती है। और ऐसी कितनी पंक्तियां हैं बच्चों, आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए ऐसी हैं 14 पंक्तियां। हर पंक्ति में कितनी कार खड़ी हो रही हैं? 420 कार खड़ी हो रही हैं और ऐसी हैं 14 पंक्तियां। तो एक में 420 तो 14 में कितना? तो हम क्या करेंगे, 420 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? 420 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर 420 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 0 जा 0, 14 2 जा 28 का 8, कैरी आया 2, 14 4 जा 56 और 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 58। तो राइट आंसर देखिए कौन सा आ रहा है इसमें। टोटल इस पार्क में जो कार पार्किंग है, इसमें कितनी कार खड़ी हो सकती है? 5880। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन जो है आपको वीडियो के नीचे
राइट साइड में लाल कलर का बटन सब्सक्राइब, SUB, देखिए सब्सक्राइब की स्पेलिंग में मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। इसके बाद आप बेल आइकन के ऑप्शन खुलकर आएंगे तो यहाँ पर जो ऑल वाला बेल होगा सबसे ऊपर वाला, इसे आपको टच करना है। तो सबसे पहले हमारे वीडियोस कहाँ पहुंचेंगे, आपके पास। जैसे हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगा, जिसे देखकर आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप नवोदय में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे क्या पूछा गया है, इसे हम पहले ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक संख्या दिए गए ऑप्शन में से एक संख्या आपको कोई सी भी चूज करना है। अब वह संख्या की खासियत क्या है, इसे भी आप देख लेंगे। इस संख्या की जो आपको खासियत दी गई है वह क्या क्या है, तो इसमें देखते हैं। चलिए देखिए, 50 से कम होना चाहिए। पहली बात क्या है, पहली शर्त क्या है, यहाँ पर देखिए शर्त दी गई 50 से कम होना चाहिए। चारों ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन तो 50 से कम है, चौथा 50 से ज्यादा है, तो यह तो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, एक संख्या हमें फाइंड करना है जिसके लिए शर्त दी गई है। तो पहली वाली शर्त जो है या तो तीनों में लागू होती है। ठीक, सेकंड वाली शर्त देखते हैं, 7 की गुणज होना चाहिए। सेकंड शर्त क्या है, 7 की गुणज। अब गुणज का मतलब क्या होना है, 7 के टेबल में आना चाहिए। 7 की गुणज का मतलब क्या होना चाहिए, 7 के टेबल में आना चाहिए। 7 के टेबल में 14 आता है 42 आता है और कितना 49 भी आता है। तो ये तीनों आते हैं। सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, इस पर लागू हो गई। थर्ड वाली देखिए, के कुल 3 गुणनखंड होना चाहिए। अब उस संख्या के क्या होना चाहिए, केवल 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ऑप्शन है आपको 14, 42 और 49 है। इनके गुणनखंड का मतलब होता है बच्चों फैक्टर। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। तो फैक्टर देखते हैं इनके कितने फैक्टर हैं। तो इसे हम करेंगे तो देखिए 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 7 से करेंगे तो 1। कितने फैक्टर आए इसके, देखिए। अब इसे देखते हैं हम, यहाँ पर इसके 2 आए हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया कि कितने गुणनखंड होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए बच्चों। अब 2 से इसे करते हैं तो देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से करेंगे 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7, 49 को करेंगे तो 7 से ही होता है, 7 से 7। और ये देखिए, तो यहाँ पर 3 गुणनखंड वाला कौन सा है, ये है 42। क्या है बच्चों, 42। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड 42 इसका करेक्ट आंसर है। तीनों शर्तें कहां लागू हो रही है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप लोगों को बताना है कि आप 61, देखिए यहां पर लिखा है, मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, अच्छे से मैं बता देता हूं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहां पर लिख के दिखा देता हूं, 61 अपॉन में 1 2 3 4। हाँ, इसे दशमलव के रूप में लिखना है। को किस रूप में लिखना है बच्चों, दशमलव के रूप में लिखना है। इस प्रश्न को आपको दशमलव के रूप में लिखना है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो चलिए इसे दशमलव के रूप में लिख के दिखाइए कि इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या होगा। तो देखिए, दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या करना होता है हमें, आप सभी को पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। बिल्कुल इजी, कोई परेशानी नहीं है, आंसर देख के भी किया जा सकता है। देखिए 1 2 3 4, नीचे कितने जीरो हैं वह हमें काउंट करना होता है अगर दशमलव के रूप में लिखना है। नीचे जीरो है तो फिर तो हमारी लॉटरी लग जाती है, काफी इजी हो जाता है। नीचे 4 जीरो है, तो अब जब दशमलव इन जीरो को हटाया जाएगा तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 4 डिजिट के बाद क्या लगाना है बच्चों, पॉइंट। पीछे से 4 डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर 1 2, यहाँ तो 2 ही डिजिट है, हमें तो 4 डिजिट चाहिए क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट मन से मान लेंगे, वो भी क्या मानेंगे, सिर्फ ओनली जीरो। अब 4 डिजिट के बाद यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट। यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, पॉइंट। और इस पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ भी मान लेंगे जीरो। तो आंसर क्या है इसका, 0.0061। करेक्ट आंसर इज 0.0061। तो यहाँ पर यह नंबर इस तरीके से लिखा हुआ था, जिसे हमने पॉइंट में चेंज कर दिया। देखिए तो क्या आया, नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने अंक के बाद पॉइंट लगता है। तो नीचे 4 जीरो हैं, ऊपर वाले नंबर में पीछे से 4 अंक के बाद पॉइंट लगा है। पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं तो जीरो मान लेंगे। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर आ रहा है आपका, तो राइट आंसर इज यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा हम नीचे लाते हैं, फिर आप लोगों को दिखेगा बिल्कुल क्लियर। तो देखिए कौन सा आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को मुझसे पहले कर बताना है, तो जिन भी बच्चों से बनेगा वह सभी मुझसे पहले कर बताएंगे। यहां पर देखिए जल्दी से,
आपको दिया है 55 पर अमिता ने घोड़े का चित्र, मतलब अमिता जो है एक लड़की है, एक गर्ल है, यह क्या कर रही है, एक घोड़े का चित्र बना रही है। अमिता क्या है, एक घोड़े का चित्र बना रही है। आप देखिए घोड़े का मतलब एक हॉर्स की पेंटिंग कर रही है। अब यह कब काम अपना स्टार्ट करती है, पेंटिंग स्टार्ट करना शुरू करती है 11:55 AM को, और जब यह 12 बजकर 5 PM को पूरा चित्र बना चुकी होती है। तो चित्र बनाने में उन्हें कितना समय लगा ये आपको बताना है। तो देखिए काफी इजी है, आप लोगों को पता होगा। चलिए मैं 2 घड़ी बनाकर आप लोगों को समझा देता हूं बच्चों, इससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सेम यहाँ भी एक और घड़ी बना लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 11:55 पर 11:55 को पेंटिंग स्टार्ट हुई है। 11:55 को मतलब 11 यहाँ हो गया। अब 55 यह वाला अपना आवर का जो है आपका, ये देखिए यह वाली सुई जो है आपकी घंटे की है। इसके बाद आप देखेंगे मिनट वाली सुई, तो 55 मिनट कहाँ होता है, यह भी यहीं पर होता है। यह भी कहाँ होता है, यहीं पर होता है। तो देखिए 11:55 पर पेंटिंग स्टार्ट हो रही है, और 12। अब अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट बाद बच्चों क्या होगी, 12 बज जाएगी। 5 मिनट बाद क्या होगी, 12। तो 5 मिनट बाद देखिए यहाँ पर 12 बज गई है, यहाँ देखेंगे आप। तो 5 मिनट पहले तो आप देखेंगे कि 5 मिनट कितना समय लगा पहले 12 बजने में, 5 मिनट। एक तो इसे नोटिस कर लेंगे कि 5 मिनट बाद कितनी बज गई, 12 बज गई। अब 12 बजे के बाद कब तक काम किया, तो 5 मिनट, मतलब यहां तक सिर्फ 5 मिनट। तो यहां से लेके यहां 5 मिनट, और फिर यहां से यहां 5 मिनट। कुल मिला के कितने मिनट लगे यहाँ पर देखेंगे हम, तो 10 मिनट लगे उसे पेंटिंग बनाने में। अमिता को पेंटिंग बनाने में कितना समय लगा, 10 मिनट का समय लगा। AM के तुरंत बाद PM हो जाता है। 11:55 मतलब 11:55 AM हो रहा है, 5 मिनट बाद हो जाएगा 12 PM, और उसमें 5 मिनट और ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 10 मिनट में यह पेंटिंग तैयार हो गई। तो हमारा राइट आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो यह भी काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को करके बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, आप जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों। चलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं ताकि आप लोगों की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ नजर आए। यहां देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चों, संख्या, एक संख्या दी गई है आपको। देखिए यहाँ पर 214.56 में अंक 5 का जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान को हम क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को क्या कहा जाता है, प्लेस वैल्यू कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है, एक नंबर देकर, नंबर है आपका 214.56, और इसमें 5 का स्थानीय मान आपसे पूछा गया है। अब 5 का स्थानीय मान निकालना है। देखिए पहले इस नंबर को हम क्या कर लें बच्चों, नॉर्मल करें तो मतलब देखिए पॉइंट हटाना है। अब जब पॉइंट हटता है तो पॉइंट का बटे में क्या आता है, 1। पॉइंट का ऊपर में क्या आता है, 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं यहाँ 1 के साइड में उतने 0 आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 0 आ गए, पॉइंट हट गया हमारा, ये रहा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए आपसे ऊपर की संख्या मतलब कि 5 का यहाँ पर स्थानीय मान पूछा गया है। आप 5 देखिए, इसे मैं नॉर्मल अगर लिख दूं बच्चों तो ये देखिए ये रहा आपका नॉर्मल में। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 यहीं पर लिखा रहेगा, और इसके पीछे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगते हैं। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या आई, 50। 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या आ रही है बच्चों, 50। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है देखेंगे आप, 100। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 100। 5 की प्लेस वैल्यू आ रही है, अच्छी बात है 50, लेकिन अपॉन का भी आपको ध्यान रखना है कि अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर देखिए 5 अपॉन में 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 अपॉन में क्या आया, 10 आया। अब यहां पर देखिए आपसे ऑप्शन इसी के हिसाब से पूछे गए हैं, 5 अपॉन 10 में आया है, इसी के हिसाब से आपसे यहां पर आंसर पूछे गए। तो देखिए आंसर आपसे क्या पूछे गए हैं कि 5 इकाई होगा क्या, देखिए 5 अकेला लिखा है क्या, नहीं लिखा है। 5 इकाई का मतलब क्या होता है, 5 ऐसा अकेला लिखा हो तब 5 इकाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। इसके बाद देखिए 5 दहाई का मतलब कि 5 ऐसे सेकंड पोजीशन पर होना चाहिए, तो यह भी नहीं है। 5 दहाई भी नहीं है। 5 दसवें, तो देखिए यहां पर यही शब्द बिल्कुल राइट है, 5 दसवें। देखिए 5 दसवें क्यों दिया गया है इसका मैं बताता हूं। मतलब कि 5 के 10 टुकड़े करना है, नीचे जो लिखा होता है उतने भाग करना होता है, तो 5 के 10 भाग मतलब 5 दसवें। 5 अपॉन 100 और 10, 5 अपॉन 10। तो ये आला आपको कहा नजर, दसवें को 10 भी बोलते हैं हम। 5 अपॉन 10 कहा नजर आ रहा है,
ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूं। यहां पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है चॉकलेट के दो ब्रांड। दो ब्रांड का मतलब क्या होता है, जैसे अलग अलग कंपनी, जैसे कि आप मान लीजिए एक एक्लेयर्स की चॉकलेट है और एक डेयरी मिल्क की है। तो इस तरीके से प्रश्न में बताया गया दो अलग अलग ब्रांड है ना, चॉकलेट की दो अलग अलग ब्रांड में 10/12 के पैकेट है। देखिए एक ब्रांड में कितने का पैकेट है, 10 का। यहां पर रुकिए जरा, कलर हम चूज कर लें। हाँ तो देखिए एक पैकेट में कितने हैं 10 और दूसरे पैकेट में कितने हैं 12, दो अलग अलग ब्रांड के। मान लीजिए कि ये इक्लेयर्स है और इसमें 10 आते हैं और यहाँ पर डेयरी मिल्क है इसमें 12। तो इस तरीके से एक एक पैकेट में अलग अलग चॉकलेट के क्वांटिटी उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट चाहिए, मान लीजिए कि मुझे ये वाली चॉकलेट जो है यह 40 चॉकलेट चाहिए, तो मुझे यह भी 40 ही चाहिए। ठीक है, यहां पर यह कहा गया है कि जितनी चॉकलेट यहां पर चाहिए उतनी ही चॉकलेट हमें यह वाली भी चाहिए। प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने होंगे आपसे यह कहा गया है। तो चलिए इसे करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसे आपको बच्चों ऑप्शन से करना होगा। ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। कैसे इजी होगा आप लोगों को मैं बता देता हूं, चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो यहां पर इसे करना ज्यादा आसान होगा ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को कहा गया है 10 के 2 पैक, मतलब कि जिसमें 10-10 चॉकलेट्स आती हैं इसके 2 पैक लेंगे। तो 2 पैक लेंगे और एक पैक में 10 आती है तो कितनी चॉकलेट हो जाएगी 20। और फिर बोला गया है 12 वाली के 2 पैकेट, एक में जिसमें 12 चॉकलेट आती है उसके भी 2 पैकेट लेंगे। तो 12 2 जा 24। देखिए यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 24। लेकिन हमें तो क्या कहा गया प्रश्न में, दोनों की सेम क्वांटिटी होना चाहिए, एक समान संख्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन हम चेक करते हैं, चलिए सेकेंड ऑप्शन से देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे देखिए 10 के 6 पैकेट कहा गया है। आप देखिए एक पैकेट में 10 चॉकलेट है तो 6 पैकेट में कितनी हो जाएंगी, देखेंगे आप 10 6 जा 60। और इधर देखेंगे 12 के 12 वाले जो है वो 5 पैकेट, तो 12 × 5। तो देखिए 12 5 जा 60। तो यहां पर बिल्कुल सेम है। देखो यही तो बात कही गई हमसे प्रश्न में कि हमको क्या ज्ञात करना है, दोनों ही चॉकलेट बिल्कुल सेम क्वांटिटी में लेना है, एक समान संख्या में। तो यहां पर 60 और यहां पर भी 60। तो राइट आंसर कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम जिस पैकेट में 10 चॉकलेट है उसके 6 पैकेट ले लें और जिस पैकेट में 12 चॉकलेट है उसके 5 पैकेट ले ले बच्चों, तो हमें दोनों चॉकलेटें सेम क्वांटिटी में प्राप्त होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन को मैं यहां आप लोगों की स्क्रीन पर लिख देता हूं और हमें क्या करना है आप लोगों को बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन लिखा है 1:1/24 प्लस माइनस 1 + 7/36। इस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। आज इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले उसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, क्योंकि यहाँ जब तक यह मिक्स रेशो में है आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिंपल करने के लिए क्या किया जाता है, नीचे वाले नंबर और सामने वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाले को प्लस किया जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाए 24 और 1 को प्लस करेंगे तो 25। 25/24 यहां पर आ गया 25/24 -1। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, प्लस 7/36। इसे भी हमने ले लिए। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, इसे देखेंगे आप ध्यान से। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों क्या दिया हुआ है, इसे देखिए ध्यान से। तो ये है अपॉन में 24, 1 और 36। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने के लिए पहले एलसीएम निकाला जाता है उनके हरों का। जो आपको यहां पर डिनोमिनेटर होते हैं इनका क्या निकालना होता है, एलसीएम। चलिए तो एलसीएम निकालते हैं। 24, 1, 36 आप 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो देखिए 2 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का 1 है
2 बन जा 2, 3 में 2 गया तो 1 बचा, यहाँ हो गया 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, यहाँ पर 1, 2 9 जा 18। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 यहाँ पर रहेगा 9 आ जाएगा। अब आप देखेंगे आगे बच्चों, तो देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पर 1, 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे तो 1 1 1। एलसीएम क्या आया आप देखेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, जो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं इनका आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो एलसीएम देखिए क्या आया, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो एलसीएम क्या आया बच्चों, 72 आया है। अब जैसे ही हमारा एलसीएम आता है, हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं बिल्कुल सीधी सी, उसके अपॉन में लिखते हैं हमारा एलसीएम जो आया है 72। फिर ऊपर वाले नंबर लिखते हैं, पहले फर्स्ट नंबर लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एलसीएम से, मतलब 72 से। फिर माइनस का चिन्ह है, सेकंड नंबर लिखेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 72 से। प्लस का चिन्ह है, थर्ड नंबर लिखेंगे, 7/36 मल्टीप्लाई करेंगे 72 से। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से किया जा रहा है। आगे देखिए क्या होगा, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर इसे हम काटेंगे, तो बच्चों आप लोग इसे आसानी से काटते रहेंगे, मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 24 1 जा 24, 24 3 जा 72, यहाँ पर 36 1 जा 36, 36 2 जा 72। आप लोग 2 4 और 9 से भी इसे काट सकते हैं। यहाँ पर 2 और 4 से काट सकते हैं, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बड़े टेबल आते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर बड़े टेबल नहीं आते हैं तो 2 से ही स्टार्ट करना है। चलिए अब क्या बचा देखते हैं, यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 72 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में क्या आएगा बच्चों इसके, तो 72 आएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए इसे सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है या आप लोग देखेंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, जैसे देखिए ध्यान से, 25 3 जा कितना होता है 75 माइनस से 1 इंटू 72 तो 72 प्लस 7 2 से कितना होता है 14 अपॉन में देखेंगे आप क्या है 72। इससे आगे सॉल्व करना है, तो 75 में से 72 को पहले माइनस कर दीजिए, कितना बचा 3 प्लस 14 अपॉन में क्या हुआ बच्चों 72। अब यहाँ 14 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 अपॉन में 72। तो ये हमारा राइट आंसर आया। देखते हैं किस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, तो 17 अपॉन 72। चलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आने लगे। तो देखिए सब कुछ नजर आने लगा है। 17 अपॉन 72 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को यह नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को करके बताना है जल्दी से। देखिए क्या दिया है, 2 दशमलवों का गुणनफल, मतलब 2 नंबर है जिनका गुणनफल आपको दिया है 14.837 है। यदि इनमें से एक नंबर जो है 4.01 है तो दूसरा दशमलव क्या होगा। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, इन दोनों का जो आंसर है वो क्या आएगा 14 मल्टीप्लाई 837, 14.837। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वह क्या आना चाहिए, 2 दशमलवों का गुणनफल, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल 14.837 आना चाहिए बच्चों। अब क्या कहा गया, इसमें से एक नंबर आपको यहाँ पर दे दिया है 4.01, मतलब एक नंबर हम मान सकते हैं कोई सा भी, इसे आप फर्स्ट माने या सेकेंड, तो 4.01 इसे हमने मान लिया, यहाँ पर एक नंबर हमें दे दिया है और सेकेंड नंबर आपसे फाइंड करने को कहा गया है, तो हमने सेकेंड नंबर की वैल्यू रख दी और ये वाला नंबर हमें निकालना है। तो चलिए देखिए इस नंबर को फाइंड करना है तो इसे यहीं रखेंगे, और जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में होता है इसे जब बराबर के साइन की दूसरी ओर भेजा जाता है कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है। 14.837 अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 4.01। काफी इजी हो गया बच्चों। देखिए अब इसे सॉल्व करना काफी इजी होता है, आप लोगों को पता है पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह पहले लगा लेते हैं, नीचे का जब पॉइंट हटाया जाता है तो ऊपर 1 आता है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई लगा दिया 1 आ गया, और पॉइंट के बाद जितने जीरो डिजिट होते हैं यहाँ पर उतने जीरो आ जाते हैं। फिर देखिए अब ऊपर वाला पॉइंट हटाना है, ऊपर वाले पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो इस ऊपर वाले पॉइंट का नीचे बनाएगा, और यहाँ पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं तो नीचे उतने जीरो आएंगे। तो यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3 जीरो आ जाएगा।
आ गया, देखिए अब पॉइंट हट चुका है। 14837 अपॉन में आएगा 401 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 1000। ये पॉइंट हटने के बाद हमारा, ठीक है, ये पॉइंट से पहले ऐसा था, पॉइंट हटाए तो हमने यहां पर ऐसा आ गया। आप लोगों को यहां पर यह समझाया गया है, तो इसे मैं रफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आता रहे। यहां पर देखिए पॉइंट में था, पॉइंट हटाने के बाद ये आंसर आया। अब यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए बच्चों। आप देखिए 401 से इसे हमें कैंसिल करना है, इसे डिवाइड करना है, तो 14837। अब यहां पर आपका कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए बच्चों। देखिए कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। जब भी आपको डिवाइड करना हो आप पीछे का एक नंबर छोड़ेंगे, और यहां भी देखिए ये वाला नंबर जो है आप देखेंगे तो ये तो 401 से छोटा है, मतलब आपको 4 डिजिट तक डिवाइड करना होगा। दिखती बात है कि आपको 4 डिजिट तक डिवाइड करना होगा। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, 4 डिजिट तक डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट छोड़ दीजिए। यहां क्या मिल रहा है आपको, देखिए 148, और यहां पर क्या मिल रहा है 40, एक डिजिट छोड़ने के बाद। तो अब आप इसे कर सकते हैं 40 का टेबल अगर आप लेते हैं तो देखिए 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120, और 4 टाइम में 160 जो कि ज्यादा हो रहा है। 4 टाइम में 160 ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे 3 टाइम में कितना आ रहा है 120। 120 मतलब 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 401 में 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, यहां पर आया। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आया आप ध्यान से देख पा रहे हैं। तो यहां पर हमारा आया बच्चों 1203। माइनस करते हैं, 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 0 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2, 7 नीचे आ जाएगा। आप देखिए यहां पर कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 1401, तो लास्ट में 1 है तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि लास्ट डिजिट 7 आए। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 बन जा 7, लास्ट डिजिट 7 आ रही है तो हम 7 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 बन जा 7, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है 2807। 2807 आंसर यहां पर आ रहा है। कितने टाइम में, 7 टाइम में 2807। माइनस करते हैं तो देखिए यहां पर माइनस जब आप करेंगे तो नीचे डिवाइड आपका जो रिमाइंडर है वह 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है इसे डिवाइड करने पर 37। यहां पर हम डिवाइड करेंगे, आ गया 37। अब देखिए ऊपर बचा 37 और अपॉन में यहां पर 10 बचा हुआ है बच्चों। अब हम देखते हैं हमसे दशमलव में आंसर पूछा गया है क्या। तो देखिए ऑप्शन सभी आपको दशमलव में है, मतलब आपसे दशमलव में आंसर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आप देखेंगे तो यहां देखिए बच्चों नीचे दिया है आपको 10, तो पॉइंट लगाना है तो नीचे जितने जीरो दिए होते हैं ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो ये हमने 37 लिख दिए, और नीचे 1 0 है तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 1 अंक के बाद हमने लगा दिए पॉइंट। तो आंसर क्या आया 3.7। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आया है दिए गए, ये देखिए जल्दी से। हाँ पूरा क्वेश्चन आप लोगों को नजर आने लगा, बिल्कुल नजर आने लगा है, मुझे भी दिख रहा है। चलिए देखते हैं 3.7 कहां आंसर है बच्चों इसका। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर यह रहा आप लोगों की आंखों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, सिर्फ एक पैटर्न है और उसी पैटर्न बेस पर बताना आपको नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो काफी इजी है, मुझसे पहले आप लोग आंसर कर देंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलिए देखिए जल्दी से यहां पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल इजी, ये नीचे नंबर्स पर ध्यान मत दीजिए क्या हो रहा है, सिर्फ ऊपर के नंबर पर ध्यान दीजिए। 5 में यहां पर आपको सीरीज लिख के दिखा देता हूं। देखिए पहले क्या है 5, फिर क्या है 15, फिर क्या है 25 है, फिर है 35, फिर है 45। तो अब यहां देखिए क्या हो रहा है +10, यहां पर भी क्या हो रहा है बच्चों +10, फिर 25 के बाद 35 आया +10, 35 के बाद 45 आया +10। तो अब इसके बाद +10 कर क्या आता है 45 में जब 10 प्लस किया जाता है 55 आता है बच्चों। तो इसमें से 55 को आप देखिए सभी ऑप्शन में आपको तो 55 नजर आ रहा है। तो 55 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, आप उसे भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पर 225 15 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, 1225 35 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 2025 ये 45 का स्क्वायर है। सेम आपको 55 का स्क्वायर निकालना है। 55 का स्क्वायर होता क्या है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 5 5 यहाँ पर लिखेंगे 25 और 5 के आगे एक डिजिट लिखेंगे तो देखिए 5 6 30। तो यहाँ पर कौन सा इसका आंसर है देखिए, तो ये वाला ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लें बच्चों की क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, एक जिले की जनसंख्या 20 लाख है। एक जिले की जनसंख्या कितनी है, 20 लाख। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 1.1 की वृद्धि होती है तो एक वर्ष बाद इस जिले की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए जिले की जनसंख्या देखते हैं, कुल जनसंख्या बच्चों। तो यहाँ पर पेन को हम थोड़ा सा दुबला कर लेते हैं, काफी ज्यादा इसकी थिकनेस है, इसे हमने थोड़ा सा ठीक कर लिया। देखिए तो यहाँ पर कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितनी है यदि आप देखेंगे तो यहाँ देखने को आपको मिल रहा होगा, कुल जनसंख्या आपको दे रखी है बच्चों कितनी, 20 लाख। कुल जनसंख्या कितनी दी है, 20 लाख टोटल जनसंख्या है। इसके बाद कहा जा रहा है प्रति वर्ष जनसंख्या में क्या होता है, 1.1% की वृद्धि होती है। अब ये जो 20 लाख है बच्चों, ये क्या 100% है। देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीजें अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर ये जो 20 लाख है यह भी तो अपने आप में 100% है। आप जब यह अपने आप में 100% और इसमें वृद्धि हो रही है मतलब कि बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1.1। तो इसमें हम जोड़ देते हैं 1.1। तो देखिए ये जुड़ के कितना परसेंट हो जाता है, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान सकते हैं, 1 का 1, 0 और 1 1, 0 और 1, मतलब कि 100.1% यह जनसंख्या एक साल के बाद हो जाती है। तो आप लोग 20 लाख का 100.1% निकाल लें, या तो फिर 20 लाख का 1.1% निकाल कर उसे 20 लाख में जोड़ें। दो तरीके से होता है। मैं तो हमेशा इसी से सॉल्यूशन बताता हूं क्योंकि इससे ज्यादा इजी होता है, परसेंट बेस से करने पर आसानी होती है। तो देखिए अब आप लोगों को, आपको यहाँ पर क्या होता है, जोड़ने की समस्या से निदान मिल जाता है। यहाँ पर आपको जोड़ना नहीं पड़ता है आंसर निकालने के बाद। तो यहाँ अब आपको क्या करना है, 20 लाख का 101.1% ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए इसे करते हैं, यहाँ पर हम आपको करके भी दिखा देते हैं। 20 लाख, तो पहले 20 लाख लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6, ये 20 लाख लिखा गया। अब 20 लाख का 101.1% यहाँ पर आप लोगों को निकालना है। तो चलिए भाई यहाँ पर आपको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। देखिए 20 लाख लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका आपको कितना निकालना है, 101.1%। अब ये परसेंट का चिन्ह लगा है, तो देखिए जब भी परसेंट का चिन्ह हटाया जाता है तो जिस संख्या के साथ परसेंट का चिन्ह लगा होता है उसके बटे में आता है 100। क्या आता है बच्चों, उसके बटे में क्या आता है, अपॉन में 100 आता है। तो देखिए ये हमने परसेंट का चिन्ह हटा दिया। अब इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज और देखेंगे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को भी क्यों ना हम हटा दें। तो पॉइंट का नीचे आएगा अपॉन में 1, जब पॉइंट हटाया जाता है तो अपॉन में क्या आता है, 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने इसके साइड में लगते हैं 0। तो देखिए कितना डिजिट है, 1, तो यहाँ पर क्या लग गया, 1 0 लग गया बच्चों। अब ये पॉइंट का जो चिन्ह है आपका यह हट चुका है। तो देखिए पॉइंट का चिन्ह हमारा हट गया। अब हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल, और तीसरे 0 से तीसरा 0 कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2000, 2000 मल्टीप्लाई 1011। अब आप देखेंगे कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हम सिर्फ 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे 3 0 है तो 3 0 लगा देंगे बच्चों। देखिए 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 0 जा 0 और 2 बन जा 2, और इसके पीछे 3 0 है तो इसके पीछे आप 3 0 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी जनसंख्या हो गई, तो 20,22,000 जनसंख्या यहाँ पर हो गई है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 20,22,000। तो देखिए इसे लाख में चेंज किया गया इसलिए पॉइंट लगा है। मैं इसे आपको चेंज करके भी दिखा देता हूं, देखिए कैसे चेंज करना होता है बच्चों। तो इसे भी हम आपको बता देते हैं, इसे हम हटाते हैं यहाँ से। देखिए जो अभी हमने कॉमा आपको गिनने के लिए लगाया था, तो इसे हमने यहाँ से रफ कर दिया। अब इसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है वापिस चेंज। तो देखिए क्योंकि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं बच्चों, यह हमें देखना है। तो 1 लाख से हम इसे डिवाइड करेंगे, इसे हम लाख में चेंज कर रहे हैं इसलिए लाख से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब नीचे 2 जीरो बचे, तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक के बाद पॉइंट लग जाता है। अब इसे हमने देखिए लाख से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, लाख, 20.22 लाख।
तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों को अभी मैंने बताया था। तो चलिए अब इसे ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन सहित और यहाँ पर आंसर भी सहित, क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बच्चों, इसलिए समय लगा, वैसे सरल था, सिर्फ आप परसेंट बढ़ाएंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो पार्ट है आप लोगों को, फर्स्ट पार्ट आप लोगों को वीडियो के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लिंक दी है, उस पर से जाकर देख लें, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। पूछा गया था एक रेडियो को 680 रुपए में बेचने पर, आप बेच रहे हैं, मतलब क्या है बच्चों? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 680 रुपए में बेचने पर 120 रुपए का घाटा होता है, 120 रुपए की हानि हुई है। देखिए यह, मान लीजिए आपने यह एक पेन खरीदा बच्चों, यह पेन आपने कितने में खरीदा आपको नहीं पता है, लेकिन इसे आपने 7 रुपए में बेचा। आपने 7 रुपए में बेचा है तो आपको 3 रुपए का लॉस हुआ है, 3 रुपए की हानि हुई है, 3 रुपए का घाटा हुआ है। तो ये पेन की वैल्यू क्या थी? 7 रुपए में आपने बेची और 3 रुपए का घाटा हुआ, तो वैल्यू क्या थी? इसमें +3 कर दें, क्योंकि इतना हमें लॉस हुआ है। तो कितने का था यह पेन? 30 रुपए का था। तो सेम यहाँ पर भी यही कंडीशन है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया गया है कि विक्रय मूल्य उस रेडियो का 680 रुपए, मतलब 680 रुपए में बेचने पर यह विक्रय मूल्य हो गया। 120 रुपए का घाटा होता है। कितने रुपए का? 120 रुपीज का घाटा होता है 680 रुपीज में बेचने पर। तो अब इसका क्रय मूल्य कितना था जो घाटा हुआ है, निकालते हैं हम। तो देखिए हानि, यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम। तो देखिए क्रय मूल्य निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे हम? क्रय मूल्य निकालने के लिए ये रहा हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर जो होगा वह है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो इस तरीके से इसे करना है, लेकिन आप फॉर्मूले पर ध्यान ना दें, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे, और कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो देखिए 680 प्लस 120 इतना लॉस हुआ है, तो इसे हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो देखिए 800 रुपीज हो जाएगा। तो इस रेडियो का क्रय मूल्य कितना निकला? देखिए 800 रुपीज और विक्रय मूल्य 680 रुपीज। अब आपसे बोला क्या गया है, आगे देखेंगे, 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने पर बेचना चाहिए? अब इसका जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, वो है 800 रुपीज। इसने खरीदा है 800 रुपीज में, और यह चाहता है कि इसे 120 रुपए का लाभ प्राप्त हो। बच्चों क्या होना चाहिए? 120 रुपए का लाभ प्राप्त हो, तो इसे कितने में बेचना चाहिए? मतलब कि आपको विक्रय मूल्य निकालना है, वो भी लाभ प्राप्त कर कर। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ, जब हमें लाभ की कंडीशन हो तब। तो क्रय मूल्य देखिए कितना है? 800, और लाभ चाहता है 120 रुपए। तो कुल मिलाकर यह कितना हो गया? 920 रुपीज। 920 रुपये में यदि उस रेडियो को बेचा जाता है तो इस रेडियो वाले व्यक्ति को 120 रुपीज का मुनाफा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, आंसर तो वैसे ही आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो आंसर तो वैसे ही आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था? 120 का घाटा होगा, तो 120 इसमें हमने जोड़े थे, 6 और 1 7 और ये 800। हाँ ठीक है। 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? तो यहाँ पर 920 रुपए में, 920 यहाँ लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं, 720 दिया है। क्या बात है, क्या दिया है? 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? तो 700, यहाँ पर यह 700 होगा क्या बच्चों? 600, 120 रुपए का, देखिए 680 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 120 रुपए का घाटा होता है। तो 120 रुपए इसमें हमने जोड़ दिए, तो 6 और 1 7 और ये मिलाकर 800। हाँ ये तो सही है। और क्रय मूल्य प्लस लाभ 120 रुपए का, इस पर लाभ भी चाहता है, तो इसका आंसर आएगा 920। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर 820 दिया, तो यहाँ पर 920 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर सही है, आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 या क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है? 12 सेंटीमीटर लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, बस 6.5 सेंटीमीटर चौड़ी आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल। एक आयत आपको इस तरीके से दिया हुआ है बच्चों, और बोला गया है कि इसकी जो लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है 6.5 सेंटीमीटर है। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 12 और ये वाली 6.5।
पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी को पता होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल जल्दी बताएंगे आप लोग। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र। तो लंबाई देखिए कितनी है, लंबाई यहां देखेंगे तो है 12 मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है 6.5। चौड़ाई कितनी है बच्चों? 6.5 है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या आंसर आएगा यहाँ पर आप लोग बताएंगे, या आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, कलर हम चेक कर रहे थे। यहाँ देखिए 12 5 जा 60 का 0 कैरिया है 6, 12 6 जा 72 और 6 मिलाकर 78 और पीछे से एक अंक के बाद लगाना है पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर आंसर आया 78 स्क्वायर मीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर घन मीटर दिया है, ये गलत है, क्योंकि घन मीटर जो होता है यह त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल आकृतियों में यूज होता है, लेकिन यह 2 डायमेंशनल आकृति है। 3 डायमेंशनल आकृतियां किन्हें कहते हैं? त्रिविमीय, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई हो, वैसी में घन सेंटीमीटर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 ही डायमेंशनल है, 2 ही भुजाएं, द्विविमीय जिन्हें बोलते हैं हम, लंबाई और चौड़ाई, तो इनके साथ लगता है वर्ग सेंटीमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आप लोग क्या दिया है। एक 5 रुपए के सिक्के का भार 9 ग्राम है। देखिए 5 रुपए के एक सिक्के का भार, एक सिक्के का भार, तो 5 रुपए के एक सिक्के का भार है बच्चों 9 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम, यह हमने लिख लिया। पहली कंडीशन यहां दी है। नेक्स्ट कंडीशन यहां पर देखेंगे बच्चों आप लोग, अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, बैग का कुल भार बराबर 9 किलोग्राम, केजी। ठीक है, 9 केजी या 9 किलोग्राम है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं? अब देखें सिक्कों की संख्या, क्या पूछा है हमसे? सिक्कों की संख्या यहां पर पूछी है, बैग में सिक्कों की संख्या कितनी है, यहां आपसे पूछा गया है। तो देखिए जब भी हमें ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी यूनिट को ऊपर लिखते हैं, छोटी यूनिट को नीचे, और आंसर आ जाता है। लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा। रीजन क्या है, हर क्वेश्चन में आप लोगों को मैं समझाता हूं, और वो रीजन है यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ग्राम और यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को किलोग्राम। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी आंसर नहीं आएगा। तो इस किलोग्राम को हम किस में चेंज करेंगे बच्चों? ग्राम में। तो देखिए 9 मल्टीप्लाई, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000। तो ये कितना हो गया, देखिए 9000 ग्राम, मतलब बैग का कुल वजन कितना हो गया? 9000 ग्राम। और एक सिक्के का वजन कितना है? 9 ग्राम। तो अब हमें सिक्कों की संख्या निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुल भार में एक सिक्के के भार का भाग दे देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए कुल भार कितना है? 9000, और एक सिक्के का भार कितना है? 9। तो 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 1 9 और 3 0। तो राइट आंसर इज 1000 सिक्के। कुल कॉइन्स कितने हैं? 1000 कॉइन्स हैं, या फिर 1000 सिक्के हैं। तो राइट आंसर इसका कौन सा आया है? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इन्हें निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सा। आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन बहुत सरल है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आने लगा है। अब क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में दिया क्या है देखिए। उससे पहले आप लोगों ने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ दोस्तों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ नवोदय में जाएं और वहां जाकर भी खूब एंजॉय करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही वह चैनल है जो कि आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन दिलाने वाला है। इसके बिना नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
ठीक है, नवोदय के लिए सबसे बेस्ट मैथ्स यहीं पर सिखाए जाते हैं, इसलिए आप चैनल को क्या कर लें बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी में समस्या आ रही थी, वही हम चेक कर रहे थे। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये तो हो गया। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है एक स्कूल में 26 कमरे हैं। एक स्कूल में क्या है, 26 कमरे हैं। फिर आगे आप लोगों को दे दिया है कि प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। प्रत्येक कमरे में क्या है, 4 पौधे लगाए गए। अब आप लोगों को क्लियर दिखाई देने लगा, तो देखिए मुझे बिल्कुल क्लियर, हाँ बच्चों बोल भी रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, यहां पर देखेंगे आप लोग 26 कमरे, तो इस प्रकार से मान लीजिए 26 कमरे हैं। एक क्लास स्कूल में कितने कमरे हैं बच्चों, टोटल 26 रूम है। इस प्रकार से 26 रूम है। टोटल रूम देखेंगे हम तो 26 है टोटल रूम। कुल रूम या कुल जितने भी कमरे हैं वो हैं 26। चलिए ठीक है, आप क्या बोला है, 26 कमरों में खासियत बता रहा है, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए हैं। प्रत्येक कमरे में कितने पौधे लगे हैं बच्चों, 4। तो देखिए यहाँ पर 4 पौधे हम लगा देते हैं, ये 4 पौधे यहाँ लगे हैं। अब यहाँ पर भी 4 लगे हैं, यहाँ पर भी 4 लगे हैं। सेम कंडीशन वही है, सभी पूरे 26 कमरों में क्या है, 4 पौधे लगे हुए हैं। देखिए इस प्रकार से 4 पौधे लगे हुए हैं। मतलब कि टोटल अगर इसकी बात कर ली जाए, पौधे कुल पौधे कितने हुए बच्चों, तो यह देखिए कुल पौधे देखेंगे यदि हम कुल पौधे, तो कुल पौधे देखिए 1 में 4 तो 26 में कितने, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 का 4 कैरिया आया 2, 4 2 8 और 2 मिलाकर 4, तो कितने पौधे लगे हैं, 104 पौधे पूरी स्कूल में लगे हुए हैं बच्चों। अब आगे प्रश्न किया गया है, एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। एक पौधे में कितना पानी डालना है, 2 कप पानी डाला जाता है। तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। अब एक पौधे में 2 कप, तो 104 पौधे में कितने, तो क्या करना है हमें, आप समझ गए होंगे अब तक क्वेश्चन को। देखिए पानी या कप लिख सकते हैं, कितने कप पानी चाहिए हमें यह लिखते हैं। अब एक पौधे में 2 कप पानी, तो 104 पौधों में कितना, तो 104 मतलब 104 मल्टीप्लाई 2। राइट आंसर इज 208 कप पानी की जरूरत होगी पूरे पौधों में डालने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा है, आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 208 कप पानी लगेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर था। इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना था। कॉन्सेप्ट बेस है बच्चों, सब कुछ कॉन्सेप्ट अगर यदि आप लोगों का क्लियर है तो आप लोगों को कोई भी मेथ से करने से नहीं रोक सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए। 100 मीटर लंबे तार से एक आयत बनता है। क्या दिया है, देखिए यहां पर आप लोगों को वह बताना चाहता है कि एक तार है, कितना लंबा है, 100 मीटर। इस रंग से तो दिखता ही नहीं है ना, तो ये है 100 मीटर लंबा। कितना मीटर लंबा तार है, 100 मीटर लंबा तार है बच्चों। अब 100 मीटर लंबा तार है, तो इस तार को क्या बना दिया, एक आयत। इस तार को किसकी शेप दे दी, एक आयत की शेप दे दी। आप देखिए एक आयत की शेप दे दी, तो आयत किस तरीके से बनता है, आयत मतलब रेक्टेंगल, इस तरीके से बनता है। अब आयत जो है इस तार से बना है, तो इस तार की लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से लेकर स्टार्ट किया हमने और यहां तक गए, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। मतलब कि आयत की चारों भुजाओं का जो योग है बच्चों, वो कितना आ रहा है, 100। और सभी भुजाओं के योग को क्या कहा जाता है, परिमाप। सभी भुजाओं के योग को क्या कहा जाता है, परिमाप। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि आयत का जो परिमाप है वो कितना है। तो देखिए यहां पर तार कितना लंबा था, 100 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना निकल कर आ गया बच्चों, हमारा 100। समझ में आ गया आप लोगों को यह वाला कॉन्सेप्ट। तो आयत का जो परिमाप है वो 100 आया है। अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या बोला है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, आपसे ये कहा गया है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, पहले आपको यह समझना होगा। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का हमने फॉर्मूला लगा दिया, बराबर 100। यहां आपको क्लियर दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे आप, तो देखिए ये 2 को यहां पर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब बराबर के साइन की दूसरी ओर भेजा जाता है तो कहां जाता है, अपॉन में। तो देखिए यहां पर लंबाई धन चौड़ाई,
लंबाई धन चौड़ाई कितनी आना चाहिए, तो 100/2, 2 से काटेंगे तो 50, तो लंबाई प्लस चौड़ाई यह दोनों मिलाकर आना चाहिए 50। तो इस आयत की जो लंबाई चौड़ाई का योग है वो कितना होना चाहिए, 50। कितना होना चाहिए, 50। अब किस कंडीशन में 50 हो सकता है, तो आप यहां पर देखेंगे बच्चों। देखिए कुछ कंडीशंस बनेंगी, स्पेशल कंडीशन में ही ऐसा हो पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस तार को हम मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को समझा सके अच्छे से। देखिए यहां पर अब आप लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है बच्चों, 50 लाना है। आप देखिए भुजाओं को हमें मानना है, तो इन भुजाओं को कैसे माने कि क्या आना चाहिए, योग लंबाई चौड़ाई का 50 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर अभी तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कितना बोला गया, अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। अच्छा ऐसा पूछा गया कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो यह कर लेंगे, ताकि इजी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। समझाता हूं मैं आप लोगों को। 50 लाना है। अब देखिए 50 लाना है तो किस कंडीशन में आ सकता है, एक तो 1/50, ओ सॉरी 1/49 होता है, 1/50 कैसे होगा, 1/49 होगा, ठीक है, 1/49 मान लें, यह हो सकता है। फिर आप देखें क्या मानेंगे, 248 मान लें, 347 मान लें। इस प्रकार से जब आप मैक्सिमम जाएंगे तो होगा 25 और 25 मान लें बच्चों। क्या होगा मैक्सिमम 25 और 25। तो जब 25 और 25 तो इनका निकलेगा 25 तो क्षेत्रफल की अगर बात की जाएगी बच्चों, किसकी, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों भुजाएं मैक्सिमम कब आएंगी, देखिए अभी क्या हो रहा है, इस तरीके से मानेंगे तो एक तरफ तो ज्यादा लेकिन दूसरी तरफ कम है, तो दोनों कब ज्यादा होंगी, तो दोनों जब 25-25 आ जाएगी तो अपनी अपनी मैक्सिमम सीमा पर पहुंच जाएगी। यदि आप इससे ज्यादा इधर करेंगे तो इधर 24 सॉरी इधर 24 हो जाएगा, इधर 26 हो जाएगा, मतलब कम ज्यादा बैलेंस होने लगेगा। तो मैक्सिमम दोनों 25-25 आएंगी। अब यही एक कंडीशन है कि इन्हें बनाया जा सकता है, तो इनका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 25 × 25, तो देखिए आंसर क्या आएगा, 25 और 25 का गुणा करने पर 625। तो इसका जो मैक्सिमम क्षेत्रफल है वो क्या हो सकता है बच्चों, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 625। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया होगा, समझ में क्या करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, अरुण, यहां पर ध्यान से देखेंगे, अरुण जो है या 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से, मतलब 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन हैं, 60 घन है, इनसे एक घनाभ बनाता है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, घनाभ का आयतन क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको आयतन के हिसाब से दिए गए हैं। तो देखिए कितने हैं घन, पहले देख लेते हैं हम घन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो घन के किनारे की लंबाई कितनी है या चौड़ाई, किनारा कितना बड़ा है, तो देखिए किनारा जो है यहाँ पर घन का जो किनारा है दोस्तों बच्चों वह क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 सेंटीमीटर घन का है, एक किनारा कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है। आप कहा गया है कि एक घन जैसे 60 घन लेता है। देखिए यहाँ पर घन ले लेते हैं। अब घन क्या होता है, तो घन जो होता है बच्चों यह सभी प्रकार से सेम होता है। देखिए घन आपको नजर आएगा, तो घन एक ऐसी फिगर होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, तो घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। मतलब इस घन की लंबाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी है बच्चों, इसकी 1 सेंटीमीटर ही है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ इसकी 1 सेंटीमीटर है, इसे कहते हैं घन। आप देखते हैं आगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसे यहाँ पर करते हैं हम। देखिए अब इस पर क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं, तो यहाँ देखें घन का एक किनारा आपको दिया 1 सेंटीमीटर। अब ऐसे कितने घन लेता है वह, साथ में रुकिए 1 मिनट, ऐसे वह 60 घन लेता है, 60 घन लेता है, और इनसे एक क्यूबॉइड बनाता, मतलब इन्हें क्रम में जमाकर एक के पीछे एक इस तरीके से ऐसा साइड में जमाता जाता है। और कितने घन है, 60 घन है। तो देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई 1 1 1 1 सभी जगह, मतलब यहाँ पर 1 1 1 इसकी लंबाई है। तो इस प्रकार से वह 60 जमाता है। कितने क्यूब जमाता है, यहाँ पर 60 क्यूब एक के साथ एक जमाता है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी बच्चों। देखिए कैसे 1 और 1 2 फिर 3 4 ऐसे, मतलब 60 तक जमाएगा तो इसकी लेंथ हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसके ब्रेथ की बात कर दी जाए, अगर चौड़ाई की बात कर दी जाए, तो देखिए या तो बिल्कुल सीधा जमा रहा है, तो इसकी चौड़ाई में कोई फर्क आ रहा है क्या, देखिए चौड़ा तो ये इतना ही है जितना पहले था, और पहले कितना था 1, क्योंकि सभी किनारे घन के क्या होते हैं 1 1 1 यहाँ पर दिया गया, मतलब बराबर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर।
और इसकी ऊंचाई की बात कर ली जाए बच्चों तो देखिए क्या इसकी ऊंचाई में कोई अंतर आ रहा है क्या? देखिए सिर्फ लेंथ बढ़ रही है ना, तो इसकी हाइट बढ़ रही है, कोई एक के ऊपर एक थोड़ी ना जमा रहा है, साइड में जमा रहा है, तो इसकी हाइट भी नहीं बढ़ी, तो हाइट भी हो गई एक। अब इससे आपसे पूछा गया है कि इस क्यूबॉइड का आयतन क्या है, तो घनाभ का आयतन हम लिख लेंगे। घनाभ का जो आयतन क्या होता है वह आप लोगों को पता है, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, यह होता है। अब यहां पर हम वैल्यू रखते हैं, तो देखिए लंबाई कितनी है, यहां पर देखेंगे आप 60, लंबाई कितनी है 60, और बी मतलब कि आपकी चौड़ाई कितनी है 1, और ऊंचाई कितनी है यहां पर देखेंगे तो 1। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 1, 60 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा 60 क्यूब सेंटीमीटर, 60 घन सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और यहां पर आपसे मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां मेंस में पूछ लिया गया है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को करके दिखाना है, जस्ट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप लोगों से कहा गया है यदि एफ को 45 अंश के कोण पर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है पहले यह देखना है, तो जिधर घड़ी चलती है, और घड़ी किधर चलती है, घड़ी के कांटे इस ओर चलते हैं, क्लॉकवाइज घुमा दिया 3 बार घुमाया जाए तो कौन सा चित्र प्राप्त होगा। चलिए यह भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो पहले तो एफ बना लेते हैं हम, ये है एफ, ठीक है। क्लॉकवाइज आप लोग समझ गए क्लॉकवाइज क्या होता है, तो क्लॉकवाइज समझ गए हो तो देखिए इसे रफ करते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। अब आप लोगों को 45 डिग्री समझना है कि क्या होता है। यह रहा आप लोगों के लिए चार्ट। अब देखिए एफ बिल्कुल सीधा बना है बच्चों, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एफ को थोड़ा और सीधा कर लेते हैं। यहां पर रुकिए, एक साथ मुझे बनाना होगा थोड़ा सा इसे समझाने के लिए, इसे फिर से बनाते हैं, एफ को हम फिर से बनाते हैं, एक ही में पूरा इसे बनाना है ताकि हम इसे आसानी से कर पाए। ये एफ आपका बन गया। आप देखिए क्या बोला गया है, एफ को 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री के कोण पर 3 बार क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। कितनी बार घुमाया जाता है, 3 बार। अब 45 क्या होता है, देखिए ये तो अभी बिल्कुल सीधा इस तरीके से बना हुआ है, यहां आप देख पा रहे होंगे ऐसा सीधा बना हुआ है, ठीक। अब अगर इसे 45 घुमाया जाए तो देखिए 45 कहां होता है, ये होता है, क्योंकि आप लोगों को यह जो होता है एंगल, देखिए यहां पर आपको समझा देते हैं कि यह एंगल कितने का होता है, ये वाला एंगल जो होता है बच्चों ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब 45 जो होता है ये 90 का हाफ होता है, 90 का हाफ होता है 45, तो इतना। तो पहले हमें 45 घुमाना है, इसे थोड़ा सा देखिए, ये हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। आज इसे 45 एंगल घुमाएंगे तो देखिए 40, रुकिए मैं इसे घुमा देता हूं यहां से, 45 एंगल हमने इसे घुमा दिया, इस लाइन को देखिए 45 एंगल पर हम ले गए, ये लाइन आपकी सीधी देखिए 45 एंगल पर आ गई। अब एक बार घूम गया, एक बार 45 हमारा हो चुका है, देखिए यहां पर एक बार हमारा 45 हो चुका है। सेकंड टर्म देखते हैं, तो अब देखिए इस लाइन को और 45 घुमाया जाएगा तो ये यहां बिल्कुल सीधी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब इसे फिर हम सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए अब इसे हमने सेलेक्ट किया, अब हम इसे घुमाएंगे तो देखिए यह हमारी 90 डिग्री पर आ चुकी है, 45 90 डिग्री यहां पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप आगे देखेंगे तो इसे हम पूरा कर देते हैं, हाँ रुकिए, चाहे नहीं तो ये नहीं घूमेगी, हाँ ठीक है। इसे देखते हैं, यहां पर इसे हम हटाते हैं, ये बिंदु जो दिख रहा है, देखिए ये हो गया। अब 2 टाइम्स आपकी जो 45 डिग्री पर यह घूम चुकी है। अब एक बार और घूमना है तो देखिए यहां से 45, अब ये वाला भाग भी जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। अब सिर्फ 45 घुमाना है, मतलब यहां तक। ये जो सीधी वाली लाइन है अब कैसे होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसे भी हम फिर से घुमाते हैं, देखिए यहां पर अब इस डायरेक्शन में लाने के लिए इसे हमने इस तरीके से घुमा दिया, ये आगे इस डायरेक्शन में। तो ऐसी शेप आपको कहां नजर आ रही है, क्योंकि 3 बार अब हमारा यहाँ पर हो चुका है, 3 बार आपसे राउंड घुमाने कहा गया था, तो ये वाली शेप आपको जहां नजर आ रही है वही क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कहां नजर आ रही है, मुझे ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रही है, और आप लोगों को कहां नजर आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे क्या पूछा गया है, देखेंगे आप, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज दर पर मिले। देखिए कितने रुपए उधार लिए, आप देखेंगे तो 20,000 रुपए उधार लिए, इसकी रेट कितनी है, 10% वार्षिक ब्याज पर, रेट कितनी है 10%, कितने समय के लिए, 2 वर्ष में वापिस करने हैं, ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसे जो राशि वापिस करनी है वह क्या है। मतलब यहां पर आप लोगों को बच्चों मिश्र धन निकालना है, क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं
मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। तो पहले जो राशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, मूलधन। आपको यह पता होना चाहिए कि जो राशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है बच्चों। तो यहां पर हम लिखेंगे मूलधन। मूलधन मतलब कि आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, 20,000 रुपए दिया है। प्रिंसिपल कितना दे दिया, 20,000 रुपए। इसके बाद आपको भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, मतलब दर को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेट और इसे आर से नोटिफाई करते हैं। तो रेट कितना है, 10%। अब आगे देखेंगे आप टाइम, समय जिसे हम कहते हैं समय या टाइम, कितना दिया है आपको। तो आप देखेंगे यहां पर 2 वर्ष मतलब 2 इयर्स आपको समय दिया गया है। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद कितनी राशि। तो पहले तो हम ब्याज निकालें तभी तो हम आपकी जो राशि बनेगी उसे रिटर्न करेंगे। तो आप देखेंगे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आप इसे लिख पाते हैं बच्चों तो बिल्कुल इजी होगा। यह होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसे हिंदी वाले ऐसा भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, इस तरीके से प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, देखिए तो यहां पर P की वैल्यू कितनी है, 20,000 हमने रख दी है यहां पर, मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 10, मल्टीप्लाई T की वैल्यू है 2 अपॉन में 100। अब देखिए यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बचा 200 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2। आप 200 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 2000 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 और यहाँ पर जीरो काउंट करके लिख देंगे 4000। तो यहाँ पर जो आप लोगों का साधारण ब्याज बन रहा है बच्चों वो क्या आ गया है, देखेंगे आप साधारण ब्याज आया है 4000। ब्याज आया 4000। अब आपसे प्रश्न में कहा गया है कि वह 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि वापिस करेगा ब्याज मिलाकर। तो 20,000 तो लिए और 4,000 ब्याज बना, तो हमें कितना वापिस करना है, 20,000 प्लस 4,000, क्योंकि पूरे पैसे ब्याज के सहित वापिस करना है ना। तो 20,000 तो लिए और 4,000 हमें ब्याज के देना है, तो 20 और 4 कितने हो गए, 24,000। तो हम देख लेंगे इसमें मिश्रधन क्या हो गया। मिश्रधन की बात कर ली जाए तो देखिए यहां पर वापिस हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, ये रहा। अब मिश्रधन हमें देना है बच्चों, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। तो यह सब आपको लिखना नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आप लोगों को लिखाया जाता है। 20,000 हमने लिख लिया प्लस 4,000 ब्याज बना, तो कितने रुपए वापस करना है, 24,000 रुपए हमें वापस करना है, यह हमारी जीरो। तो राइट आंसर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर देखेंगे आप लोग किस ऑप्शन में यह आंसर नजर आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, सब कुछ क्लियर अब आप लोगों को नजर आने लगा होगा। तो राइट आंसर इसका जो है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर 3, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए हमें देने होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, मुझसे पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफी अच्छे समझाए हैं जिससे कि मुझसे पहले आप लोग आंसर कर सकें। तो चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया है, एक स्कूल की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर उपलब्ध पुस्तकें निम्न ग्राफ से दिखाई गई हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की कितनी बुक है ये आप लोगों को यहाँ बताया गया है। तो विषय देखें, पहले यहाँ पर अलग अलग विषय दिए हैं, यहाँ देखेंगे आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा तो अलग अलग विषय दिए हुए हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक यह जो चित्र आपको दिया है एक ग्राफ में, आपको यहाँ पर ये जो एक सिंबल दिया है इसका मतलब क्या है, 10 पुस्तकें होती। एक सिंबल की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है। तो आप देखेंगे गणित की कितनी पुस्तक है, तो 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, इस हर सिंबल का मतलब कितना है बच्चों, 10 है। तो कुल मिला के कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई 10। तो गणित की कितनी बुक्स अवेलेबल है, 70 बुक्स अवेलेबल है। साइंस की देख ले तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 मल्टीप्लाई 10, इसकी कितनी बुक्स अवेलेबल है, 80 बुक्स अवेलेबल है। हिंदी की देखेंगे 1 2 3 4, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 10, कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, 40 बुक्स अवेलेबल हैं। अंग्रेजी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब कि 9 मल्टीप्लाई 10, कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, 90 बुक्स अवेलेबल हैं। इतिहास की देखिए 1 और 1 2, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 10, कितनी बुक्स अवेलेबल है, 20 बुक्स अवेलेबल है। अब पूछा गया है कितने विषयों में 50 से अधिक पुस्तक हैं। आपसे पूछा गया है कितने सब्जेक्ट में 50 से अधिक पुस्तक हैं। तो 70 50 से अधिक होता है, बिल्कुल राइट। 80 50 से अधिक होता है, बिल्कुल राइट। तो देखिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट तो आप लोगों को ये मिल गए, ये वाले। आप 40 तो 50 से कम होता है, 90 50 से अधिक होता है। तो देखिए टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए जिनकी आपको संख्या 50 से अधिक है, तो 1 2 और 3।
तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। 3 पुस्तकें मतलब कि गणित, विज्ञान और आपकी अंग्रेजी की बुक्स 50 से प्लस है, एक 70, 80 और 90 है, तो 50 से ज्यादा है और यही प्रश्न पूछा गया, तो 3 है। अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे ये देखते हैं। तो हम लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2010 में जो कक्षा 6 का पेपर था, इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह पढ़ रहे थे। गणित के पुस्तकों का हमने पूरा फुल सॉल्यूशन देख लिया। और यदि आप लोगों को बच्चों नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2005 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं इन सभी का फुल सॉल्यूशन, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन का और मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर नवोदय की बेहतर तैयारी कराई जाती है जिससे आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन समाप्त होता है। टाटा, गुड बाय। और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो सके और आपके साथ उनका भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। गुड बाय बच्चों।